हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? तो आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज अपने शुरू कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, टेक ओवर कोड, जो बेसिकली सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट सीए वालों के लिए भी है और सीएस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हो सकता है कि सीएस के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर कुछ एक दो चीजें और हैं जो इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं की है। तो आज अपने शुरू कर रहे हैं, बेसिकली टेक ओवर की बात अपने शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ये पूरे नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है, वहां पर आप क्लिक करिए, आप एक ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे और ग्रुप के अंदर ऐड होने के बाद आपको वहां पे क्या मिल जाएंगे, इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी कोई चीज की दिक्कत नहीं है। बेसिकली कई बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि सर टेक ओवर कोड में हमें बड़ी दिक्कत है। तो टेक ओवर कोड आज अपने क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं इनसाइडर ट्रेडिंग भी पूरी करूंगा। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली हम सिर्फ मॉड्यूल वाला पार्ट क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। इतना कोई हार्ड नहीं है बेसिकली, और जल्द ही आपके एग्जाम भी हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेक ओवर कोड की। तो टेक ओवर कोड के अंदर बेसिकली मतलब होता क्या है, सबसे पहले टेक ओवर कोड का मतलब समझते हैं अपने, है ना। टेक ओवर कोड का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई कंपनी है ए। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका नाम क्या है, ए लिमिटेड, और ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल एक्वायर करती है। क्या एक्वायर करती है? कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां से चेंज हो गए हैं, उसकी जगह ए लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ चुके हैं। इसके अंदर ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। तो इसका मतलब यहां पर भी इसका कंट्रोल किसका रहेगा, ए का रहेगा, और बी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। वहीं पे ही बेसिकली अपने बात करें कि ए जो है वो कंट्रोल कर लेती है पूरे के पूरे बी के ऊपर। ठीक है, वैसे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। कई बार अपने अगर बात करते हैं अमलगमेशन की, ठीक है, अमलगमेशन, या अपने बात करते हैं मर्जर, ये सब चीजों के अंदर क्या होता है कि सामने वाली पार्टी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, तो बी खत्म हो गया, या ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ए बी खत्म हो गया, सी बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से सारा का सारा प्रोविजन होता है जहां पे अपने क्या करते हैं, अमलगमेशन। लेकिन जब अपने कोई कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है, तो टेक ओवर के अंदर हम सामने वाली कंपनी का सिर्फ कंट्रोल ले लेते हैं। ठीक है, उसके मेजर डिसीजंस हम लेंगे। जितने भी इस कंपनी के डिसीजन लिए जाएंगे वो कौन लेगा, यहां पर ए लिमिटेड लेगा। बेसिकली इसका ये नेचर रहता है। कई ऐसी कॉर्पोरेट्स हैं जिनका टेक ओवर किया गया है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कॉर्पोरेट, जैसे कि ए ने बी का टेक ओवर किया, तो इसका कंट्रोल सारा का सारा ए के पास चला गया। बी के अंदर जितने भी डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, ए लेने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले टेक ओवर होते कैसे हैं। पहले टेक ओवर की अगर मैं बात करता हूं ना, तो इस टेक ओवर का नाम क्या है, होस्टाइल टेक ओवर। होस्टाइल टेक ओवर का मतलब क्या होता है कि सामने वाली पार्टी अपने शेयर्स को बेचना नहीं चाहती है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है, या वीकेंड से यहां पर अगर जो ए की मैं बात करता हूं, तो ए क्या है, ए इज एक्वायरर और बी इज अ टारगेट कंपनी। ठीक है, बी क्या है, टारगेट कंपनी है। तो जब भी मैं बात करूं एक्वायरर और टारगेट कंपनी की, तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। तो अगर बी नहीं चाहता है अपने शेयर्स को बेचना, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से ए जो है उसके शेयर्स को एक्वायर कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, होस्टाइल टेक ओवर। कि हम सामने वाले को धक्के से क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्वायर कर रहे हैं। वहीं पे बात करते हैं फ्रेंडली टेक ओवर। फ्रेंडली टेक ओवर के अंदर सामने वाले की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसेंट दे रहे हैं एग्रीमेंट के साथ कि आप हमारी कंपनी को क्या कर लीजिए, एक्वायर कर लीजिए। तो इस तरीके से कंपनी को क्या कर लिया गया है, एक्वायर कर लिया गया है। इसी के साथ थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं, बेल आउट कंपनी। बेल आउट कंपनी का मतलब होता है कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, या कोई प्राइवेट कंपनी, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो एक ऐसी लिस्टेड कंपनी को भी क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी को क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी में क्या है, लॉस है। या कोई सिक कंपनी है, या कोई सीआईआरपी प्रोसेस के अंदर गई हुई है। सीआईआरपी मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसके अंदर गई हुई कोई कंपनी इसको क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। तो अपने क्या बोलते हैं ऐसे टेक ओवर को, बेल आउट टेक ओवर। क्या आपको चीज समझ में आई है? ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होती चली जा रही है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि टेक ओवर्स के अंदर बेसिकली टेक ओवर का मतलब क्या होता है। टेक ओवर मीन्स, इट मीन्स एक कंपनी
कंट्रोल द अदर कंपनी एग्जिस्टेंस ऑफ दैट टारगेट कंपनी लैप्स, यानी कि उस कंपनी का जो बेसिकली एग्जिस्टेंस है वो लैप्स हो जाएगा, उसका कंट्रोल सारा का सारा ए के पास आ जाएगा। ठीक है, उस सारा का सारा जो कंट्रोल है वो किसके पास आ जाएगा? ए के पास आ जाएगा। अगर उसने 100% एक्वायर कर लिया तो हो सकता है वो मर्ज भी कर दे, हो सकता है वो कंपनी खत्म हो जाए, हो सकता है शेयर होल्डर को, अब जैसे मैं बात करता हूं कैसे, ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कोई कंपनी है ए और उसने बी को एक्वायर किया, तो बी के कोई शेयर होल्डर्स होंगे ना, ठीक है। अब बी कंपनी तो खत्म होने वाली क्योंकि बी के सारा का सारा कंट्रोल ए के पास जा रहा है, ठीक है। तो मैं कहता हूं भाई बी को खत्म करो। अब बात आती है कि इसके शेयर होल्डर्स का क्या होगा। जिन शेयर होल्डर ने इस कंपनी के अंदर पैसे लगाए हैं उतने ही वैल्यू के शेयर ए अपनी कंपनी के दे देगा। कि मान लो कोई शेयर होल्डर है, मैंने रेशियो निकाला 5:1 कि जिसके पास बी के 5 शेयर हैं उसको मैं 1 शेयर दूंगा ए का। तो मान लो कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 20 शेयर्स हैं बी के, तो इसका मतलब मैं उसके कितने शेयर दे दूंगा? उसको मैं शेयर दे दूंगा डिवाइड बाय 5, यानी कि 4 शेयर दे दूंगा मैं किसके? ए लिमिटेड के। तो इससे क्या हुआ, उसकी जो जितनी वैल्यू उसने निवेश करी थी उतने वैल्यू के शेयर भी बच गए, ठीक है, उतनी वैल्यू के शेयर भी बच गए, पर एज पर द मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो बी के शेयर इस भाई ने खरीदे थे 600 रुपए के, आज उसकी वैल्यू होगी 6 रुपए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 600 रुपए के हिसाब से एक के शेयर मिल जाएंगे, नहीं, उसको 6 के हिसाब से मिलेंगे क्योंकि मार्केट वैल्यू 6 रुपए। क्या आपको चीज समझ में आई? इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि एक कंपनी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, जो दूसरी कंपनी है वो क्या कर लेती है, उसको एक्वायर कर लेती है, और एक्वायर करने के बाद सारी की सारी ट्रांजेक्शन करती है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम बहुत सारी चीजों में अच्छे से समझेंगे, ध्यान से आप समझते चले जाइए। अगर मैं लीगल एक्सपेक्ट की बात करूं तो 3 प्रकार के लीगल एक्सपेक्ट यहाँ पे यूज होने वाले। पहला होने वाले सेबी एससी एसटी, दूसरा होने वाले कंपनीज एक्ट, तीसरा होने वाला लिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, ठीक है। जो भी लिस्टिंग एग्रीमेंट रहेगा इस एग्रीमेंट के हिसाब से भी क्या होते हैं, लीगल एस्पेक्ट किए जाते हैं। कोई भी एक्वायरर का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो एक्वायर कर रहा है या एक्वायर करने के लिए एग्री भी हो रहा है, चाहे वो खुद से या किसी अन्य पर्सन से किसी भी कंपनी के शेयर या वोटिंग राइट टारगेट कंपनी के, तो अपने क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति को एक्वायरर बोलेंगे। एक्वायरर कैन बी एनी पर्सन, कैन बी अ इंडिविजुअल, कैन बी अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कैन बी अ कंपनी, हो सकता है फर्म हो, कोई भी हो सकता है एक्वायरर, ठीक है। तो एक्वायरर बेसिकली क्या है कि वो किसी एक कंपनी को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, ठीक है। क्या आपको चीज समझ में आई? अब जैसे मान लेते हैं, एक चीज को थोड़ा सा और समझते हैं कि इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है या वी कैन से कंपनी है, कंपनी ए लिमिटेड है, और इस ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का क्या किया है, इनकॉर्पोरेशन किया है, या वी कैन से होली ओन सब्सिडरी है, मतलब 100% बी को एक्वायर किया है। और बी के अंदर बी को बोला गया है कि तुम सी लिमिटेड को क्या करो, एक्वायर करो। बी लिमिटेड को बोला क्या करो कि सी को टेक ओवर कर दो, सी को एक्वायर कर लो, सी का एग्जिस्टेंस खत्म करो, सारा का सारा कंट्रोल खुद के बीच में। तो अब एक बात बताओ, ए कंट्रोल किसको कर रहा था, बी को, और बी किसको कंट्रोल करने लग गया, सी को। तो ऑब्वियसली ए का सी के ऊपर क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। और इस कंट्रोल को क्या बोलते हैं अपने, इनडायरेक्ट कंट्रोल। इसको अपने क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल। क्या आपको चीज समझ में आई अच्छे से? ठीक है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं एक्वायर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई प्रकार से हम सामने वाले को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई ऐसे प्रोविजन हैं जिसकी डिटेल में अपने आज जाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं जाएंगे कि ये सेशन जो है, वैसे टेक ओवर कोड अपने आप में इतना बड़ा है कि हम इसको कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन आज का जो सेशन है बेसिकली आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। कभी डिटेल वीडियो भी इसकी डालूंगा मैं, एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत बारीकी से हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया। अब एक्वायरिंग करने के अंदर, जैसे मान लीजिए ए कंपनी है, ए ने बी को एक्वायर किया, और बी जो है वो एक के शेयर खरीद रही है। भाई ए तो चाहता है मैं बी पे कंट्रोल करूं, लेकिन बी जो है किसी सी के माध्यम से क्या कर रही है, ए पे कंट्रोल करना चालू कर रही है। ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है, तो उस सिचुएशन में कैसे डील आउट होगी वो चीजें, ठीक है। तो कई ऐसे सिनेरियोज बन सकते हैं जिसके अंदर सामने वाले को हमें क्या करना होता है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उसको नीचे गिराना होता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कंट्रोल की। तो बेसिकली कंट्रोल का मतलब क्या है, पर्सन टू अपॉइंट। एक्विजिशन का मतलब आपने समझ लिया कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्विजिशन। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि राइट टू अपॉन द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर। एक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो
मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सके, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सके और उसकी पॉलिसीज बना सके, तब अपने क्या बोलेंगे कि एक कंपनी के दूसरे के ऊपर क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। फ्रीक्वेंट ट्रेडेड शेयर्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली मतलब होता है कि जब भी आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करी, पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब कि आज मैं अनाउंस कर रहा हूं कि मैं इस कंपनी को एक्वायर करूंगा, जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट करी उसके 12 महीने पहले, उसके 12 महीने पहले अगर 10% से ज्यादा शेयर मार्केट में ट्रेड हुए हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट ट्रेडेड शेयर। जैसे मान लो कंपनी के टोटल 1 करोड़ शेयर है कंपनी के पास और 12 महीने में 15 लाख शेयर्स क्या हुए हैं, ट्रेड हुए हैं, मतलब बाय भी किए गए हैं, बेचे भी गए हैं मिलाकर, तो उसका 15% हो गया, तो ये 15% क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंट ट्रेडेड शेयर। और वहीं पे ही अगर मान लो 1 करोड़ शेयर जिसमें 8 करोड़ ही ट्रेड हुए हैं, 8 करोड़ ही ट्रेड हुए हैं, इट्स नॉट करोड़, इट एक्चुअली इट्स लाख नहीं है, यहाँ पे करोड़ है, सॉरी इट्स लाख एक्चुअली, लाख ये सही है, इट्स 8 करोड़ नहीं, यहाँ पे 8 लाख है, ठीक है। तो अब 8 लाख ट्रेड हुए तो 8% हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे किसी प्रकार का फ्रीक्वेंट ट्रेड नहीं है, ठीक है। क्या आपको चीज समझ में आई? यहाँ पर बेटा लाख है, यहाँ पर लाख आ जाएगा, करोड़ नहीं आएगा। 1 करोड़ अगर शेयर ही 1 करोड़ है तो 8 करोड़ कैसे ट्रेड हो जाएंगे, राइटिंग मिस्टेक हो गई। और कब से कब तक, पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले 12 मंथ पहले तक, इस पीरियड के अंदर जो शेयर ट्रेड हुए हैं उसको अपने क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड बोलेंगे। अब आप एक चीज समझिए, टेंडरिंग पीरियड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंपनी थी, ठीक है, जैसे अपने केस में ए लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। अब बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, इन शेयर होल्डर्स के पास क्या है, ये शेयर होल्डर्स क्या है, ये शेयर होल्डर अपने शेयर्स को, जो बी लिमिटेड के शेयर्स हैं इनके पास, उनको क्या करेंगे, टेंडर करेंगे। क्या करेंगे, टेंडर करेंगे, किसको, ए लिमिटेड को। कि भाई ए लिमिटेड एक विंडो ओपन करेगा, एक विंडो ओपन करेगा जिसमें ये बोलेगा कि आप अपने जो बी लिमिटेड के शेयर है वो आप हमें दे दीजिए और उसके बदले आप पैसे ले जाइए, उसके बदले क्या ले जाइए, पैसे ले जाइए। अब उसका जो पीरियड रहता है 10 वर्किंग डेज रहेगा, कि जो विंडो है वो 10 वर्किंग डेज के लिए ओपन होगी। उस वर्किंग डेज के अंदर जिन भी लोगों के पास बी लिमिटेड के शेयर्स हैं, बी लिमिटेड के शेयर्स हैं, वो व्यक्ति वहां पर आएगा और आने के बाद वो व्यक्ति क्या कर देगा, अपने शेयर्स को वहां पे दे देगा, यानी कि टेंडर कर देगा। और जब वो शेयर दे देगा तो उसके बदले में या तो उसे रुपए मिल सकते हैं या उसे क्या मिल सकते हैं, एक शेयर मिल सकते हैं। क्या आपको चीज समझ में आई? तो इसको अपने क्या बोलते हैं, टेंडरिंग पीरियड। बेसिकली टेंडरिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ, कि एक ऐसा पीरियड जिस दौरान जो बी लिमिटेड है, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने शेयर्स को क्या करते हैं, ए लिमिटेड को दे देते हैं उस विंडो ओपन के टाइम। और बेसिकली ये टाइम पीरियड कितने दिन का होता है, 10 वर्किंग डेज का होता है, ठीक है। तो अगर अपने एक स्ट्रक्चर को समझें कि सबसे पहले वो व्यक्ति क्या करता है, ए लिमिटेड क्या करेगा, ऑफर प्राइस निकालेगा कि मैं शेयर इतने रुपए में खरीदना चाहता हूं, ठीक है। मान लो किसी के पास 5 रुपए के शेयर पड़े हैं, तो मैंने बोला कि 6 रुपए में शेयर मैं खरीदना चाहता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं, या 4 रुपए में मैं खरीदना चाहता हूं। उसके बाद एक विंडो रहेगी कि मैंने कुछ समय के लिए विंडो को ओपन रखा, ओपन रखने के बाद वो विंडो क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। यानी कि कुछ सर्टेन पीरियड के लिए मैंने ऑफर प्राइस जो है उनके लिए ओपन रखा कि भैया इस टाइम पे आ जाओ, आके मुझे शेयर्स दे दो, ठीक है। जब वो शेयर्स आ जाएंगे तो उसके बाद मेरे को क्या है, आइडेंटिफाइबल डेट, आइडेंटिफाइड डेट्स। यानी कि बेसिकली मतलब क्या हुआ इसका, कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि किस तरीके से टेक ओवर किया जाता है। कि जब ए लिमिटेड है वो बी लिमिटेड को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, तो ए लिमिटेड वाले बी लिमिटेड वाले बंदे हैं वो क्या करेंगे, अपने शेयर्स को देंगे उस टेंडरिंग पीरियड के दौरान। उस टाइम ऑफर प्राइस होगा कि भाई इतने प्राइस में हम बेच सकते हैं, इतने प्राइस में मैं खरीद सकता हूँ, ए लिमिटेड बोलेगा। और जो क्लोज ऑफ ऑफर रहेगा उस दौरान उनको क्या करना पड़ेगा, शेयर को वापस देना पड़ेगा, दैट इज टेंडरिंग पीरियड। और उसके बाद आइडेंटिफाइड किया जाएगा कि भाई आपको इस तारीख तक हम सारे के सारे पैसे क्या कर देंगे, दे देंगे। कि आपने सबसे पहले अपने शेयर दे दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको वो पैसा देना शुरू करेंगे, ठीक है। वो पैसा जब देना शुरू हो जाता है, जब पैसा दे दिया जाता है सारा का सारा, अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो 10% ब्याज लग जाएगा, कि 10% पर एनम के ब्याज पे। लेकिन बेसिकली इसी सर्टेन पीरियड के अंदर हम क्या दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो ऑफर चालू होने से ऑफर क्लोज होने तक आपके पास टाइम रहेगा। अब इसके अंदर कई सारी बातें हैं कि हम सेबी के पास भी जाएंगे, हम अलग अलग सिचुएशन से डील करेंगे, वो भी अपने देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं होस्टाइल टेक ओवर। होस्टाइल टेक ओवर का बेसिकली मतलब क्या होता है, कि जब भी हम कोई सेम इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, बाय करते हैं। जैसे मान लीजिए जियो एयरटेल को एक्वायर कर ले, अगर एग्जांपल दे रहा हूं मैं,
तो एक सेम इंडस्ट्री हो गई ना टेलीकॉम इंडस्ट्री। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री को कोई व्यक्ति कंपनी को एक्वायर कर ले, या कोई पेट्रोलियम कंपनी को एक्वायर कर ले, तो वो क्या है, सेम इंडस्ट्री की कंपनी होगी, एक दूसरे को एक्वायर कर रही है। अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकल टेक ओवर की, तो इसके अंदर क्या डिफरेंट सप्लाई चेन होती है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, कंपनी की जगह मैं व्यक्ति बनाता हूँ हमेशा। मान लीजिए कोई कंपनी है और इसका कोई सप्लायर है, ठीक है। तो सप्लायर के पास, सप्लायर से माल आता है, माल आने के बाद कस्टमर को चला जाता है। एक ऐसी कंपनी है जो कस्टमर से डील करती है, ठीक है। एक ऐसी व्यक्ति है जो कस्टमर से डील करती है, जो सिर्फ रिटेलिंग का काम करती है। एग्जांपल ले लेते हैं अपने, रिटेलिंग का काम करती है, जो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कर रही है। एक इसका काम है सर्विसिंग देना कस्टमर को, और इसका काम है माल को, रॉ मटेरियल को खरीदना। अगर मान लो ये जो कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है, ये सप्लायर को ही बाय कर ले, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल। और बैकवर्ड बोलेंगे कि अपने सप्लायर से परचेजर की तरफ जा रहे हैं। और वहीं पे कंपनी अगर आगे सर्विस देने वाले को ही एक्वायर कर ले, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड एक्विजिशन, ठीक है। कोग्लोमेट का होता है कि डिफरेंट इंडस्ट्री, मान लो कोई इंडस्ट्री है जो फार्मा की है, वो एफएमसीजी कंपनी को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज को, ऐसे टेक ओवर को क्या बोला जाएगा, कोग्लोमेरेट टेक ओवर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है अच्छे से? अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, ठीक है। मैं जानता हूं कि टेक ओवर कोड अपने आप में काफी वाइड भी है, बिकॉज दिस इज द टाइम कि आपको हर एक चीज का जानना आवश्यक है। और इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दे दूंगा इसका, इसमें कोई भी दौरान नहीं है कि आपको इसके आगे कुछ पढ़ना है, ये सफिशिएंट रहने वाला है, ठीक है। आपके जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल को फॉलो करते हुए मैंने सारा का सारा कंटेंट बनाया है। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर SC/ST एक्ट रूल और रेगुलेशन पढ़ेंगे, तो उस रेगुलेशन के अंदर हजार बातें और भी लिखी हुई है, ठीक है। कई ऐसे केस स्टडीज भी बन सकते हैं जिसके अंदर हम फंस सकते हैं, लेकिन आपके मॉड्यूल के हिसाब से जो आपकी केस स्टडी आती है वो बहुत ही इजी आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस स्टडीज आती है। तो जो आपके लिए जो पढ़ाया जा रहा है वो आई थिंक सफिशिएंट, ठीक है। तो आपको इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं, पूरा देखिए जबकि मैं कह रहा हूं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा वाइडर नॉलेज मिलेगा और चीजें समझ में आने चालू हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। तो आप कमेंट जरूर करिए और लाइक द वीडियो, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बने। आप सभी सुन रहे हैं तो इसमें में मेरा कॉन्फिडेंस बन रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और मुझे पता जरूर लगेगा कि जिन जिन बच्चों ने लाइक किया है यहां तक, तो वो पहुंच ही गए। हम आगे चलते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने वाले। सबसे पहला पार्ट क्या है, SAST यानी कि सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ द शेयर, वोटिंग राइट्स, कंट्रोल एंड इनिशियल ट्रिगर थ्रेशोल्ड क्या होती है, वो सब चीजें अपने देखने वाले। कोई भी व्यक्ति पब्लिक अनाउंसमेंट करे बिना, कोई भी रेगुलेशन से क्या बोलता है, विदाउट गिविंग द पब्लिक अनाउंसमेंट, जब तक आप पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई भी एक्वायरर जो है टारगेट कंपनी के शेयर एक्वायर नहीं कर सकता। किससे ज्यादा, 25% से ज्यादा। तो मैं आपको अब चीजें समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो, पब्लिक अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करता हूं या ओपन ऑफर की बात करता हूं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैंडेटरी, एक होता है वॉलेंटरी। एक जो होता है वो तो करना ही पड़ेगा, ये लॉ ने बोला है। एक होता है वॉलेंटरी, जो आप अपनी मर्जी से करते हो। जो क्या करते हो, अपनी मर्जी से करते हो। अगर मन हो तो करो, और मन नहीं हो तो करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है वॉलेंटरी और मैंडेटरी क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताता हूं, हालांकि इसके अंदर सब लिखा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हो, पब्लिक में ये अनाउंसमेंट कर रहे हो कि मैं इस कंपनी के और शेयर लेने के लिए इच्छुक हूं। आप पब्लिक में अनाउंसमेंट कर रहे हो कि मैं, अगर कोई कंपनी के अंदर आप 25% या उससे ज्यादा शेयर या वोटिंग राइट, यहां पे सिर्फ वोटिंग राइट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहां पे सिर्फ वोटिंग राइट लिखा हुआ है, यहां पे शेयर्स लिखा ही नहीं हुआ, यहां पे कंट्रोल लिखा ही नहीं हुआ, यहां पे सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट लिखा हुआ है, यहां पर कंट्रोल नहीं लिखा हुआ है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ वोटिंग राइट। तो अगर कोई कंपनी के वोटिंग राइट्स आप एक्वायर कर लेते हो, तो कोई भी प्रकार का आपको, एक्वायरर को किसी प्रकार की पब्लिक अनाउंसमेंट करने की जरूरत, मतलब 25% से ज्यादा कर लिया तो जरूरत है, 25% ज्यादा कर लिया तो जरूरत है, और 25% से कम किया तो जरूरत नहीं है, और 25% ज्यादा कर लिया तो बिना
अनाउंसमेंट के आप एक्वायर कर ही नहीं सकते, आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति के पास ऑलरेडी, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति के पास ऑलरेडी 25% से ज्यादा वोटिंग राइट है और वो किसी भी वर्ष, किसी भी प्रीवियस ईयर के अंदर अगर 5% से ज्यादा एक साल में 5% से ज्यादा शेयर लेता है, वोटिंग राइट लेता है, तो उस केस के अंदर भी उसे पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है उसके पास कितनी हो सकती है? 75%। यानी कि पब्लिक में कितना रहेगा? 25% शेयर रहेगा और 75% तक मैक्सिमम क्या कर सकता है? कोई भी एक्वायर कर सकता है। तो चलिए अपने इस चीज को थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं कि मान लो कोई कंपनी थी, उस कंपनी ने 25% क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। तो जैसे ही 25% यहां पे आया तो उसको क्या करना पड़ा? ओपन ऑफर लगाना पड़ा, या मैंडेटरी है ओपन ऑफर लगाना। अब उसने ओपन ऑफर लगाया, अब ओपन ऑफर लगाया तो कितने का ऑफर ओपन ऑफर लगता है? 26% मोर का, कि 25% एक्वायर कर लिया, टोटल का 26% और एक्वायर करो। इसको बोलते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट, और वो मैंडेटरी है। ओपन ऑफर क्या है? मैंडेटरी है कि आपको 26% और एक्वायर करने के लिए बिड डालनी पड़ेगी मार्केट में। ये तो है स्टेज नंबर 1। अब मान लीजिए उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब उसके बाद उसने अगले साल फिर से 5% प्लस क्या कर दिया? शेयर एक्वायर कर लिया, 5% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर लिए, ठीक है। 5% से ज्यादा, 5% से ज्यादा, मैं एग्जैक्ट 5% नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 5% से ज्यादा, यानी 5.1 अगर उसने एक्वायर कर लिया तो उसे फिर से 26% की पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी कि मैं 26% शेयर और एक्वायर करना चाहता हूं। आए ना आए वो बाद की बातें, अगर शेयर आए या ना आए ये बाद की बात है, लेकिन उसे पब्लिक ऑफर देना पड़ेगा कि मैं इतने रुपए के अंदर क्या कर सकता हूं? पब्लिक के शेयर एक्वायर कर सकता हूं। अब इसके अंदर बात कई सारी आती है कि उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, किस अमाउंट पे उसे बिड करनी पड़ेगी, ये सब चीजें हैं, बहुत डिटेल के अंदर जाना पड़ता है। बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको एक बार तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 75% की है। कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी। तो 25% की क्या रहेगी? एक लिमिट रहेगी। 25% से ऊपर किया तो 26% का मैंडेटरी आप करोगे। अगर आप 25% है, आपने आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्रिपिंग एक्विजिशन, इसको क्या बोलते हैं? क्रिपिंग एक्विजिशन। कब? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5% से ज्यादा आपकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज होती है किसी भी वर्ष, तो आपको और 26% का क्या लेना पड़ेगा? मैंडेटरी ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा। अब बात करते हैं वॉलेंटरी ऑफर की। वॉलेंटरी ऑफर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति 25% से ज्यादा एक्वायर करता है, ध्यान से समझिएगा, 25% से ज्यादा एक्वायर कर लेता है वोटिंग राइट विदाउट ओपन ऑफर, ओपन ऑफर के बिना, पहली बात तो उसे अलाउड ही नहीं होगा, ठीक है। एक्वायर करता है मोर देन 5%, तो उसे क्या लेना पड़ेगा? 26% का ओपन ऑफर लेना पड़ेगा। यहां तक तो कहानी अपनों ने पूरी पढ़ ली। लेकिन मान लो कोई भी व्यक्ति मैंडेटरी ओपन ऑफर लेके आता है, मैंडेटरी ओपन ऑफर लेके आया, मैंडेटरी ओपन ऑफर खत्म हो गया, 26% की बात थी, 26% खत्म हो गया। अब अगर वो चाहे अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से 10% के मल्टीपल में, कम से कम 10% क्या कर सकता है? वॉलेंटरी ओपन ऑफर भी लेकर आ सकता है। चीज समझिए कि 25% उसके पास पहले से था, ठीक है। अब उसने मान लो 5% और प्लस माइनस किया, 25% था, मैंडेटरी ओपन ऑफर जो 26% का खुला है, उसकी वजह से अगर पिछले साल में एक्वायर करे हैं, तो आप अगले वर्ष क्या लेके आ सकते हो? वॉलेंटरी ओपन ऑफर लेके आ सकते हो, ठीक है। चलते फिरते आपने प्रमोटर से ही ले लिए, तो आप वॉलेंटरी ओपन ऑफर लेके नहीं आ, ठीक है। और वॉलेंटरी ओपन ऑफर कितने परसेंट का लोगे? कम से कम 10% का, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना है? 52, ठीक है। ये एक बात, यही यहां पे मैंने जो बात लिखी है वही बात है कि लास्ट 52 वीक के अंदर नॉट एक्वायर एनी शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी एक्सेप्ट मैंडेटरी ओपन ऑफर। मैंडेटरी ओपन ऑफर के बिना उसने कोई भी शेयर एक्वायर नहीं किया होना चाहिए। जैसे कि प्रमोटर से कॉन्ट्रैक्ट किया या कुछ भी शेयर ले लिए, देन ओनली अलाउ द वॉलेंटरी ओपन ऑफर। जब वॉलेंटरी ओपन ऑफर ले लोगे तो 6 महीने तक आप नए शेयर्स को एक्वायर नहीं करोगे किसी भी सिचुएशन में, लेकिन आप एक चाहो तो एक और वॉलेंटरी ओपन ऑफर लेके आ सकते हो।
आप चाहो तो क्या एक और 10% का वॉलेंटरी ऑफर लेके आ सकते हो कि मैं शेयर को और एक्वायर करना चाहता हूँ, 10% शेयर मेरे को चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट टू 75% आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, काउंटर ओपन ऑफर करना हो तो मान लो कोई और व्यक्ति है, आपके पास शेयर ही कम थे, कोई और व्यक्ति है जो और शेयर को एक्वायर करते हुए आपका कंट्रोल, आपकी सारी मेहनत को पानी में फेर रहा है, और वो व्यक्ति इतने शेयर एक्वायर कर रहा है, इतने शेयर एक्वायर कर रहा है कि आपका कंट्रोल आपके हाथ से चला जा रहा है। तो उस केस में सेबी बोलता है कि अगर कोई और व्यक्ति इस काम को कर रहा है जिससे आपका कंट्रोल हाथ से जाने वाला है, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो इसके बीच में भी। तब उस केस में क्या हो जाएगा, उसके बीच में भी आपको अलाउड कर दिया जाएगा। वेट अ सेकंड गाइस, तो उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा जो कि 26% का होगा टारगेट कंपनी का, एज ऑफ 10th वर्किंग डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द टेंडरिंग पीरियड। जब आपका टेंडरिंग पीरियड क्लोज होगा, जैसे आपने लोगों के शेयर लिए उसके कितने दिन में, 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको क्या लाना पड़ेगा, मैंडेटरी ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने कुछ डिस्क्लोजर्स की बात कर लेते हैं कि ऐसे डिस्क्लोजर जिसके अंदर कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स कि उसने जैसे 5% और मोर शेयर को एक्वायर किया, या जिसके पास ऑलरेडी 5% शेयर तो हैं, 5% शेयर्स हैं कंपनी के, अब उसके अंदर अगर 2% का प्लस या माइनस हुआ, 2% उसने स्टेक बेचा हो या उसने खरीदा हो, अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो उसे क्या देना पड़ेगा, सेक्शन 20 रेगुलेशन 29 में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने स्टॉक एक्सचेंज को और सेबी को। ठीक है, और विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, आपको किसको बताना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज और टारगेट कंपनी को भी बताना पड़ेगा। उसके जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पर, और आरओसी मतलब एमसीए के ऊपर क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। जैसी 2 वर्किंग डे में जिस दिन आपको इंटीमेशन मिल जाता है कि आपने शेयर्स को क्या कर दिया, अलॉट कर दिया, जैसे मान लो आपने कोई पर्सन है, प्रमोटर है, उसने 2% शेयर बेच दिए या 2% शेयर खरीद लिए, तो उसको क्या करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में और टारगेट कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है उस व्यक्ति को। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 30 जो कंटिन्यू डिस्क्लोजर की बात करता है। तो कोई भी व्यक्ति या पर्सन एक्टिंग एट कंसर्न, पर्सन एक्टिंग एट कंसर्न का मतलब क्या होता है, उसके रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव्स होते हैं, कंपनी का कोई ऐसा व्यक्ति है जो उससे कनेक्टेड है कंपनी से। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पीएसी, जो 25% से ज्यादा होल्डिंग रखता है, और उसकी जो शेयर होल्डिंग है उसको कब बताना पड़ेगा, ये ईयरली डिस्क्लोजर होता है जो 31 मार्च एवरी ईयर बताना पड़ता है। ठीक है, और विद इन 7 वर्किंग डे फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, 31 मार्च खत्म होते के 7 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ता है कि मेरे पास इतनी होल्डिंग है, यानी कि 25% ज्यादा होल्डिंग होने पर बताना पड़ेगा। हर प्रमोटर को जो टारगेट कंपनी का है उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि मेरे कंपनी में मेरे पास इतनी होल्डिंग है, ये सब बातें शेयर स्टॉक एक्सचेंज को भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब बात रखते हैं कि गिरवी रखे हुए शेयर, एक कंप्रेंस का मतलब होता है शेयर जो गिरवी रखे जाते हैं। अगर कोई टारगेट कंपनी ने, प्रमोटर ने अपने कोई भी शेयर गिरवी रखे हैं तो उसके डिस्क्लोजर देना पड़ता है किस किस को, स्टॉक एक्सचेंज को और टारगेट कंपनी खुद को, उसके रजिस्टर ऑफिस में कितने दिन के अंदर अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर। देखो, जैसे ही उसने शेयर को गिरवी रखा या फिर उसने गिरवी से निकाल लिया, उसको क्या बताना पड़ता है, 7 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है कि मेरे शेयर ऐसे चेंज हो चुके हैं। ये जो डिक्लेरेशन रहेगी वो भी क्या रहेगी, ईयरली बेसिस पे डिक्लेरेशन की दी जाती है। अगर कोई भी अदर देन डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर के अलावा अगर कोई और भी डिक्लेरेशन है तो वो यहाँ दे सकता है विद इन 7 वर्किंग डे टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑडिट कमेटी। कोई प्रकार का डिक्लेरेशन है तो वो भी ऐसे देना पड़ेगा ईयरली बेसिस पे, मतलब जैसे 31 दिसंबर मार्च आती है, 31 मार्च के 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, उसको क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। अब अपने बात करते हैं कुछ प्रोसेस की, ध्यान से समझिएगा। प्रोसेस के अंदर सबसे पहला क्या है कि आपको मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा। मर्चेंट बैंकर एक वो कॉर्पोरेट होती है, वो कंपनी होती है, वो व्यक्ति होता है जो पूरे के पूरे इशू को मैनेज करता है। इवन वो व्यक्ति ऐसा होता है जो अंडर राइटर्स लेके आता है, वो व्यक्ति ऐसा होता है जो इन्वेस्टर्स लेके आता है। ठीक है? आप एक
दोगे, टारगेट कंपनी को दोगे, 1 वर्किंग डे ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। जिस दिन आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करी उसके एक दिन के अंदर अंदर आप सेबी को, टारगेट कंपनी को इंटीमेट करोगे कि भैया मैं अब ओपन ऑफर लेके आने वाला हूं। ये कौन बता रहा है? एक्वायरर बता रहा है, ठीक है। और ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर भेज दोगे किसको? टारगेट कंपनी को। और ये कि भाई लेटर ऑफ ऑफर का मतलब ये होगा कि भाई मैं इतने रुपए में शेयर खरीदना चाहता हूं और इतने शेयर खरीदना चाहता हूं, ठीक है। अब उसके बाद जो भी आपका सभी न्यूज़पेपर, बेसिकली न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा, एक न्यूज़पेपर वो होगा रीजनल लैंग्वेज वाला जहां पे टारगेट कंपनी है, एक रीजनल न्यूज़पेपर वो होगा जहां पे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको अपने बोलते हैं वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। जो लैंग्वेज आसपास की जो भी, जहां पे जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वहां की जो बेसिक लैंग्वेज रहती है उस लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही उनके पास लेटर ऑफ ऑफर चला गया, उसके बाद फाइल किया जाएगा सेबी के पास, रेगुलेशन नंबर 16 में। डिटेल गया 5 दिन के अंदर अंदर सेबी के पास। जैसी डिटेल आपने सबमिट किया, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, 5 दिन के अंदर अंदर सेबी उसके ऊपर क्या देती है, सेबी तक मतलब अनाउंसमेंट करने के 5 दिन के अंदर अंदर सेबी को बता दो डिटेल वाला। ये जो ऊपर जा रहा है ये कौन सा जा रहा है? ये पब्लिक अनाउंसमेंट जा रहा है ना 5 वर्किंग डेज के अंदर, ये रहा। नॉन रिफंडेबल फीस के साथ डिटेल में सेबी को बता दो, ठीक है। और पब्लिक अनाउंसमेंट नॉर्मल वाली किसको? सेबी को बता दो 1 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब देखो सेबी के पास गया, सेबी 15 दिन के अंदर अपने कमेंट देगा कि भाई मुझे सही लग रहा है, मुझे गलत लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि कोई झोल है, मेरे को लग रहा है कोई बात है। वो कोई भी देता है। अगर वो उसने कुछ दे दिया तो जब से उसने दिया है उसके बाद आप अपना रिप्लाई दोगे। रिप्लाई देने के बाद अगर सेटिस्फाई हो जाता है, सेटिस्फाई होने के 7 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो? लेटर ऑफ ऑफर को डिस्पैच कर सकते हो। किसको? जो भी सामने वाली टारगेटिंग कंपनी है। लेकिन अगर मान लो कोई भी उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशन नहीं आता है, कमेंट नहीं आता है, तो 7 वर्किंग डे फ्रॉम द एंड ऑफ द 15 डे, जैसे ही 15 दिन पूरे होते हैं उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो? वही जो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर है बन जाएगा लेटर ऑफ ऑफर कंप्लीटली, ठीक है। तो अब सेबी का कमेंट आ गया, ठीक है। सेबी कमेंट्स को होने के बाद आप क्या करेंगे? 12 वर्किंग डे के अंदर टेंडर को ओपन करेंगे। टेंडर ओपन मतलब अब लोगों को बोला जाएगा कि भैया आ जाओ अपने शेयर दे दो, ठीक है। 10 दिन के अंदर अंदर शेयर दिए जाएंगे। 10 दिन जैसे पूरे होते हैं उसके बाद आप क्या करोगे? अगले 10 दिन में पेमेंट दे दोगे, और अगर पेमेंट नहीं दे पाए तो 10% का ब्याज लग जाएगा। सिंपल 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 समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद अब देखो कुछ बातें और है। जैसे मान लीजिए अब आपने डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट करा है, जैसे इससे पहले भी सिचुएशन थी 5 वर्किंग डे वाली, 15 दिन वाली, 7 दिन वाली। उससे पहले क्या हुआ? 2 वर्किंग डे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के 2 दिन पहले करना पड़ेगा। इसलिए होता है, ठीक है। ये ऐसा होता है कि जिस तरह से दिया जाए, तो सारा का सारा पैसा क्या करेंगे? इसके अंदर जमा कर देंगे। बस सारा पैसा कैसे जमा करना है वो नीचे दिखाया गया है कि अगर कोई कंसीडरेशन 500 करोड़ का है तो आपको पहले पहले सबसे पहले 25%, 500 करोड़ का 25% कितना होता है? 125 करोड़ रुपए उसको जमा कराना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट में। लेकिन अगर 500 करोड़ से ऊपर की पेमेंट है तो 125 करोड़ प्लस आगे वाले के 10% आपको क्या कराना पड़ेगा? एज ए सिक्योरिटी एस्क्रो अकाउंट में जमा करवानी पड़ेगी एक्स्ट्रा में। पहले क्या हुआ करता था कि जो एस्क्रो अकाउंट के पैसे है ना वो आप बाद में विड्रॉ कर लेते थे, लेकिन जब अपने पेमेंट करने गए, मान लो 500 करोड़ की पेमेंट है तो 125 करोड़ तो भाई एस्क्रो में ही पड़े। अपने 125 करोड़ रुपए क्या एक्स्ट्रा अरेंज करने पड़ेंगे? ऐसा पहले हुआ करता था कि आपको एक्स्ट्रा अरेंज करने पड़ेंगे, लेकिन आज के टाइम में आप एस्क्रो अकाउंट के पैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो ड्यूरिंग द पेमेंट, ठीक है। आप पेमेंट के दौरान एस्क्रो अकाउंट के पैसे भी क्या कर सकते हो? यूटिलाइज कर सकते हो। एस्क्रो अकाउंट के अंदर बेसिकली आप किसकी बात करते हैं? शेड्यूल बैंक के अंदर आपको अपने कैश डिपॉजिट कराना पड़ेगा, कोई भी बैंक गारंटी देनी पड़ेगी इन द मैनेजर ऑफ द ओपन ऑफर, या फिर कोई भी बैंक गारंटी आप दे सकते हो। क्या ऑब्लिगेशन है टारगेट कंपनी के? देखो बहुत ही आसान है, आसान आसान बातें हैं। बिजनेस उसका कंटिन्यू रहेगा, जैसे जैसे उसका मान लो टेक ओवर हो रहा है, लेकिन उसके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल जो बिजनेस चल रहा है चलता रहेगा। कोई भी रिकॉर्ड डेट वो फिक्स नहीं कर सकता। जैसे मान लो रिकॉर्ड डेट के अंदर कि इस तारीख को हम कन्वर्ट कर देंगे शेयर, इस तारीख को हम पैसे दे देंगे, इस तारीख को हम क्रेडिटर्स को दे देंगे, मतलब कोई भी ऐसी रिकॉर्ड डेट वो मेंशन नहीं कर सकता। फिर उसके बाद उसे फर्निश करनी पड़ेगी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर एज पर द रजिस्टर्ड। जो उसके रजिस्टर्ड में लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर है कि हमारे इतने शेयर होल्डर हैं, ये सब किसको बताना पड़ेगा? एक्वायरर को बताना पड़ेगा। किसी असेट को बेच नहीं सकते।
ठीक है ना, कोई भी उनके पास सेट है वो बेच नहीं सकते ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बेच सकते कि मान लो कोई बिल्डिंग मशीनरी कुछ भी है उसको आपने बेच दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टारगेट कंपनी और सब्सिडरी को सारी बातें क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा। बिना डिस्क्लोज किए वो काम नहीं कर सकता। स्पेसिफिकली वो स्पेशल रेजोल्यूशन के बिना भी काम नहीं कर सकता। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तब उसके बाद वो क्या कर सकता है, अपना बिजनेस के अंदर कोई भी मटेरियल एसेट बेच सकता है, सेल लीज एकम्ब्रेंस कुछ भी कर सकता है, लेकिन बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के वो उस दौरान काम नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी रिकमेंडेशन देते हैं उसके अंदर 2 वर्किंग डे बिफोर द टेंडरिंग पीरियड। जो टेंडरिंग पीरियड रहता है 10 दिन का, उससे पहले एक रिकमेंडेशन जाएगी सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को और मर्चेंट बैंकर्स को। अब बात करते हैं द लास्ट पॉइंट जिसके अंदर हम बात करेंगे एग्जम्पशंस की। एग्जम्पशंस के अंदर क्या रहेगा, देखो 2 प्रकार की एग्जम्पशंस होती है, पहली होती है ऑटोमेटिक, दूसरी होती है सेबी द्वारा दी गई एग्जम्पशन। अगर अपने बात करें ऑटोमेटिक की, तो उसमें मान लो कोई भी इक्विटी शेयर है जो सुपीरियर से ऑर्डिनरी वोटिंग राइट्स बन रहे हैं। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, कुछ टाइम के लिए सामने वाले व्यक्ति के पास वो शेयर्स हैं। मान लो कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी कंपनी है और इसके पास मान लीजिए 40% शेयर्स हैं और बाकी सबके पास मान लीजिए 20 है, 10 है, 20 है, 10 है, 4 शेयर होल्डर और हैं। ठीक है, ए बी सी डी ये ई है। आज इसके पास सुपीरियर शेयर्स हैं, मतलब सुपीरियर शेयर मतलब इसके पास ही प्रायोरिटी दी गई है कुछ समय के लिए इसको। जैसे मान लो कोई ऐसे शेयर हैं कि ठीक है भाई, इन सब ने 10-10% 10-10 शेयर दिए थे, 10-10% शेयर दिए थे कि भाई ठीक है हमारी गारंटी है आपके पास पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। नो, ठीक है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सुपीरियर शेयर क्या बन जाते हैं, नॉर्मल शेयर बन जाते हैं, तो उसके अंदर ओपन ऑफर लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई प्रेफरेंशियल इशू जारी किया, प्रेफरेंशियल इशू का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति को कंपनी दे रही है प्रेफरेंस कि हाँ भाई आप हमारी कंपनी के शेयर ले लीजिए, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को दे रही है, तो क्या होता है उस केस में लाने की जरूरत नहीं है, आईसीडीआर रेगुलेशन उसके अंदर फॉलो होगी। कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए मान लीजिए अंडर राइटर कोई शेयर, जैसे आपको पता होगा कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उसके अंदर अंडर राइटर पॉइंट किया जाता है कि हमारा इश्यू अगर कम रह जाए, वैसे तो 90% फुलफिल करना होता है, हमारा इश्यू अगर कम रह जाए तो तुम क्या कर लेना, एक्वायर कर लेना। तो उसके अंदर मान लो अंडर राइटर को 25% एक्वायर कर रहा है, कोई 30% एक्वायर कर रहा है, तो क्या उन्हें ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा? आंसर इज नो। कोई स्टॉक ब्रोकर है जिसने क्या किया है, उस व्यक्ति के शेयर को लियन देकर मतलब गिरवी रखकर पैसा दे दिया कि तुम ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग के पैसा नहीं चुकाया, अब पैसा नहीं चुकाया तो उसके इक्विटी शेयर बेच, उसके इक्विटी शेयर में होल्डिंग एक्वायर किसका हो गया, स्टॉक ब्रोकर का। तो अब क्या स्टॉक ब्रोकर को ओपन ऑफर लाना पड़ेगा? आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी मर्चेंट बैंकर अगर अंडर, कि जैसे आईपीओ आता है तो पब्लिक तो बेचना चालू कर देती है उसको। ठीक है, अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो उसके ऊपर सेलर कैप लग जाएगी, मार्केट का प्राइस गिर जाएगा। तो इसलिए उसको क्या स्टेबलाइज करने के लिए ये जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं ये 10% तक ऊपर नीचे और होल्डिंग रख सकते हैं। ये क्या करते हैं, मार्केट को स्टेबलाइज करते हैं, मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं। मान लो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मार्केट में सप्लाई क्रिएट करते हैं, ताकि दोनों साइड क्या रहे, फ्लक्चुएट होता रहे, दोनों साइड मैनेजमेंट होती रहे। ठीक है, तो अगर इस दौरान अगर उन्होंने कोई भी एक्वायर कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फिर से क्या लाना पड़ेगा, आईपीओ लाना पड़ेगा, सॉरी वी कैन से ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। इंटेंसिव ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इमीडिएट रिलेटिव को अपने दे देता है, रिलेटिव को दे देता है, फादर ने बेटे को अपने शेयर दे दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे को भी अब ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा। होल्डिंग ने सब्सिडरी को दे दिए, प्रमोटर ने कोई अपने रिलेटिव को दे दिए, और जो प्राइस रहने वाला है वो क्या होगा, 60 डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 60 डेज का है, प्लस उसके अंदर 25% तक ऊपर नीचे क्या हो सकता है, प्राइस अलाउड हो सकता है। ठीक है, अगर कोई अमलगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, उन सब केसेस के अंदर अगर कोई मर्जर हो रहा है तो उस केस के अंदर अगर कोई शेयर दिए जाते हैं तो अलाउड होता है। और अगर कोई सीआईआरपी प्रोसेस रेजोल्यूशन प्लान के अंदर कोई कंपनी बंद होने वाली है, ठीक है, अगर कोई कंपनी बंद होने वाली है और उसके बाद अगर कोई भी शेयर दिया जाता है तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चा, अलाउड हो जाएगा।
यानी कि उसके बाद उसे किसी प्रकार के टेक ओवर करने के बाद कोई भी ओपन ऑफर लाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे और टॉपिक्स ठीक है, चलिए। वेट अ सेकंड। चलिए, देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग इजी सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब भी कंपनी कोई ऐसा डिसीजन लेती है, जैसे मान लो फाइनेंशियल्स को प्रूव करना है या डिविडेंड देना है, या फिर कंपनी कोई बोर्ड मीटिंग के अंदर ये डिसाइड करती है कि हम बोनस शेयर जारी करने वाले हैं, प्राइस को स्प्लिट करने वाले हैं, कोई भी ऐसा अनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कंपनी के पास होती है, ठीक है, और अगर कंपनी कोई ऐसा काम करने वाली है, अगर कंपनी ऐसा काम करने वाली है, सीनियर सेबी से पूछने से पहले अगर किसी व्यक्ति के पास जानकारी के साथ उसको भी benefit होता है, किसी employees को benefit होता है, उस कंपनी के मैनेजमेंट को benefit होता है, वो सब क्या कहलाता है, insider trading कहलाता है। ठीक है, फिर ऐसा नहीं है इस चीज को कि हर व्यक्ति को पहले वो इंफॉर्मेशन कोई पब्लिक में पहुंच जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को नहीं पता होनी चाहिए थी, वो पब्लिक को पता लग गई है, उसको क्या बोलते हैं, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और बेसिकली कोई भी व्यक्ति क्या होना चाहिए, कनेक्टेड अगर है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो कि वो एक इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग उसी तरीके से होती है। चलिए, तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा आपका मॉड्यूल ही कवर किया है मैंने। ठीक है, तो आप मॉड्यूल से ही कवर कर सकते हैं, उसके अलावा कोई है नहीं, दैट्स व्हाई। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लायंस ऑफिसर कौन होता है। मींस कोई भी ऐसा सीनियर ऑफिसर जो रिपोर्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन केस बोर्ड नहीं है तो वो फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, मतलब व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको लीगल और कॉम्प्लायंस का ज्ञान हो। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लायंस ऐसा होना चाहिए, पॉलिसी प्रोसीजर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखे, ट्रेड करे प्रॉपर तरीके से, हर एक चीज उससे क्या होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए। ठीक है, वो व्यक्ति को हर एक चीज का पता होना चाहिए। कनेक्टेड पर्सन किसे बोलेंगे, ये डेफिनेशन मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, ध्यान से समझिए। कोई भी व्यक्ति कनेक्टेड कैसे होगा, कि वो कंपनी से कनेक्टेड है, उस व्यक्ति को कैसे मानेंगे कि उस व्यक्ति ने अगर कोई ट्रेड किया है और उसको बेनिफिट हुआ है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा हो किसी ऑफिसर के साथ, या फिर किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल फिड्यूशरी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के अंदर हो, किसी भी डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ किसी या किसी एम्प्लॉय के रिलेटिव के अंदर हो, प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप हो, खुद का या उसके कोई भी टेम्परेरी परमानेंट कोई ऐसी पर्सन अन्य व्यक्ति का जो जिसके पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है, अगर उस व्यक्ति को बेनिफिट होता है तो उस व्यक्ति को क्या कहलाया जाएगा कि वो उस व्यक्ति कंपनी का कनेक्टेड पर्सन है। जैसे कि इमीडिएट रिलेटिव, जैसे पिता है, पिता का बेटा हो गया या उसका भाई हो गया या चाचा हो गया या मामा हो गया, ताऊ हो गया, ये सब। ठीक है, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी कि किसी इंप्लॉय को बेनिफिट हो गया तो वो भी क्या कहलाया जाएगा, कनेक्टेड। कोई इंटरमीडियरी, ठीक है, इंटरमीडियरी या इंप्लॉय डायरेक्टर, या कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, ट्रस्टी कंपनी हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, या स्टॉक एक्सचेंज का कोई ऑफिशियल हो, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के पास तो इंफॉर्मेशन जानी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑफिशियल हो, या कोई बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मेंबर हो,
या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, या उसका कोई खास जानकार हो, रिलेटिव हो, एम्प्लॉई हो, या उसका कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या आपने बोले बैंकर हो, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जिससे खास कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो सब क्या होते हैं? बेसिकली जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। लेकिन अनपब्लिश्ड क्या होता है? जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। ठीक है। इमीडिएट रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? वाइफ या हस्बैंड, या जिसके पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग हो गया, भाई बहन हो गए, बच्चे हो गए, वो सब क्या होते हैं? इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है। जो आइदर डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑफ सच पर्सन एंड कंसल्ट सच पर्सन डिसीजन ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटी। जो भी ऐसे डिसीजंस के अंदर क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। जैसे मान लो मेरा किसी कंपनी से कनेक्टेड है और मुझे पता लगा कंपनी की ये इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद अगर किसी भी मेरे घर वालों को, मेरी वाइफ को, मेरे किसी को भी अगर कोई भी ऐसा बेनिफिट हो जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे? इमीडिएट रिलेटिव कहलाएंगे। ठीक है। इनसाइडर का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो कि कनेक्टेड पर्सन है, या जिसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का कनेक्शन है। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो पब्लिक के अंदर जनरली अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है। जो कि रिस्ट्रिक्टेड है पब्लिक के अंदर एम्प्लॉय। लेकिन कब हो सकती है? जब स्टॉक एक्सचेंज को पता लग जाए। स्टॉक एक्सचेंज को पता लग जाए तो पब्लिक को सबको पता लग गया, फिर कर सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जो मार्केट के शेयर प्राइस के अंदर बहुत हैवी इंपैक्ट डाल सकती है। ठीक है। तो पता है जैसे ही वो आएंगे, हैवी इंपैक्ट डलेगा, उससे पहले अगर आपने खरीद के बैठ गए तो, ठीक है, पता है मार्केट नीचे जा सकता है, तो उसके बाद आप पहली बेच के बैठ गए तो, ठीक है। तो ऐसी सब चीजों से क्या होता है? बेनिफिट नहीं उठा सकता कोई भी व्यक्ति। ठीक है। ओके। ठीक है। तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड इन ट्रेडिंग बाय इनसाइडर। कोई भी इनसाइडर जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है, जो अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, वो कंपनी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, एक्सेप्ट वेयर कम्युनिकेशन इज लिटिगेशन लेजिटिमेट पर्पस। मतलब जरूरी है बताना, स्टॉक एक्सचेंज को बताना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना, इसके अलावा आप कोई भी information आगे कर सकते हैं, leak नहीं कर सकते। जो कोई code of fair means में है, बताइए, कोई fair means में बताइए, कोई कागज का उसको बताने का तो बता सकते हो, नहीं बता सकते। ठीक है। कम्युनिकेट की जाएगी और एक्सेस की जाएगी इन कनेक्शन टू दैट, कि पहला, आपके पास जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट की गई है, आपको पूरे के पूरी बात बताई गई है। अब जो ट्रांजेक्शन है, वो एंटाइटल एंड ओब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर। अब उसके दम पे हम क्या करेंगे? कोई ओपन ऑफर लेके आएंगे, मार्केट के अंदर कुछ ओपन ऑफर लेके आने, तो उसको एक अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे जो शेयर करेंगे सच इंफॉर्मेशन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के हिसाब से, और इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो अनपब्लिश्ड रहेगी जब तक वो पब्लिक को पता लग जाए। अब at least 2 trading day prior of the proposed transaction being effected in such form the board of director may determine। जैसे ही डायरेक्टर चाहते हैं उस हिसाब से ही क्या होगी? ये सारी डिटेल आगे आगे भेजी जाएगी, और जो भी पार्टीज होगी मे बी एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फिडेंशियल एंड नॉन डिस्क्लोजर। कोई भी इंफॉर्मेशन क्या नहीं होगी? किसी भी पार्टी को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। कोई भी
तो इनसाइडर जो होगा वो फॉर्मुलेट करेगा ट्रेडिंग प्लान को, ठीक है, और प्रेजेंट करेगा कंप्लायंस ऑफिसर को फॉर अप्रूवल एंड द पब्लिक डिस्क्लोजर। पब्लिक में क्या हो जाएगा, वो डिस्क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान शैल नॉट entail commencement of the trading on behalf of the insider either earlier than 6 months from the public disclosure of the plan। जब आपने पब्लिक डिस्क्लोज किया उसके 6 महीने पहले तक इनसाइडर कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं करेगा जो कि इनसाइडर जो कि उसके शेयर्स के ऊपर इफेक्ट डाले, ठीक है। यानी कि 6 महीने पहले से ही आप क्या नहीं कर सकते, शेयर्स को बाय नहीं कर सकते। कंप्लायंस ऑफिसर शैल नोटिफाई द प्लान ऑफ टू द स्टॉक एक्सचेंज इन द सिक्योरिटी वाज लिस्टेड। बेसिकली इनके जो लोग होते हैं ना, इनको इनके जो टैब होते हैं, इनके शेयर जो इनका बेसिकली मोबाइल होता है, ये किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब चीजें क्या होती है, टैब होती है, ठीक है। वो मतलब एक तरीके से उसका कोई जो भी सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो सब क्या करते हैं, इसको टैप करके रखते हैं कि हाँ भाई कौन किससे क्या बात कर रहा है, वो सब अपने क्या करते हैं, देखी जाती है वो चीजें, ठीक है। ने कोई डिस्क्लोजर करती है उसके 6 मंथ के बाद ही जो उसके वहां के मेंबर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले वो ट्रेडिंग उनको अलाउड नहीं होती है, ये भी एक बात बोली गई है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर्स। तो बेसिकली पहला डिस्क्लोजर क्या है, इनसाइडर जो है रिलेटेड टू द ट्रेडिंग बाय सच पर्सन इमीडिएटली रिलेटिव, वो सब बातें उसको क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कोई अनपब्लिश्ड प्रेस इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, उसको कोई अब्यूज तो नहीं कर रहा है। डिस्क्लोजर बाय सर्टेन पर्सन, इनिशियल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा केएमपी, डायरेक्टर्स, इन सबको जिस दिन वो अपॉइंट होते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा हमने काम नहीं किया, हमारे पास कोई सिक्योरिटी है या नहीं है, उस कंपनी के डायरेक्टर ये बात बताएगा। और कंटिन्यू डिस्क्लोजर से देना पड़ेगा विद इन 2 ट्रेडिंग डे ऑफ सच ट्रांजेक्शन। जैसे ही उसने कोई ट्रांजेक्शन करी और 10 लाख से ऊपर करी तो उसे क्या देना पड़ेगा, हर क्वार्टरली देना पड़ेगा। अदरवाइज उसे क्या देना पड़ता है, ईयरली बेसिस पे देना पड़ता है। 10 लाख से ऊपर के केस में क्वार्टरली है, 10 लाख से कम के केस में क्या है, ईयरली देना पड़ता है विद इन। करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोड ऑफ प्रैक्टिस कि किस तरीके से आपको अनपब्लिश प्रेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज करना है या इसको डिस्क्लोज करना है, सब बातें आपको बतानी पड़ेगी। सबसे पहला काम क्या है कि प्रॉम्प्टली आप स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करो। शेड्यूल ए ऑफ द रूल क्या बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, यानी कि आपको सबसे पहला प्राइस डिस्कवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग, जो भी डेजिग्नेशन रहेगा सीनियर ऑफिसर का ऑफ द चीफ इन्वेस्टर डील विद द डिस्क्रिमिनेशन इंफॉर्मेशन, जो भी होगा वो डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन के अंदर सीनियर ऑफिसर क्या करेगा, मेजर रोल प्ले करेगा। एप्रोप्रिएट एंड फेयर रिस्पॉन्स जो है न्यूज रिपोर्ट के अंदर बताया जाएगा। इंश्योर करो सभी इंफॉर्मेशन को एनालिस्ट एंड रिसर्च पर्सनल नॉट अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि चीफ सीईओ जो होगा, एमडी जो होगा, वो कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करेगा, फॉलो आउट करेगा। इसके बाद जो कंप्लाइंस होंगे वो ऑडिट कमेटी भी ध्यान रखेगी, रिपोर्ट करेगी। इसके बाद डेजिग्नेटेड पर्सन इमीडिएट रिलेटिव जो होंगे वो adequate and systematic, तो इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंप्लायंस, इंटरनल कंट्रोल करेगा। ऑडिट कमेटी भी प्रॉपर वेरीफाई करेगी एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। वो ऑडिट कमेटी सब चीजों को चेक करेगी। किसी प्रकार का लीक नहीं होना चाहिए प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो विसल ब्लोइंग पॉलिसी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इंटीमेट कर सकते हो किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, व्यक्ति विसल बजा सकता है और बता सकता है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है और
मुझे गलत फंसाया गया। तो अगर कोई ऐसी भी कुछ होता है तो वो भी विसल ब्लोअर पॉलिसी को यूज कर सकता है। तो बेसिकली चैप्टर में इतना ही है, थ्योरी बेस है और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपसे यही एक तरीका है कि अब आप क्या करिए, अब आप जो स्कैनर है उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्कैनर को उठाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है इंश्योरेंस से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड। ये दोनों टॉपिक अपने कवर करेंगे। पहले इंश्योरेंस करेंगे, देन आफ्टर बैंकिंग रेगुलेशन कवर करेंगे अपने। और आई होप अगर आप वीडियो के अंत तक यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आई वॉन्ट योर कमेंट। Yes or no? Yes, I mean yes, yes or no, basically आप कंटिन्यू एक लाइव सेशन करेंगे कि हम वीडियो सारा कवर कर लें, इसी तरीके से जैसे हम बात कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक को, ठीक है, रात को या 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मॉर्निंग में हम कवर कर सकते हैं। लो तो इफ यू वांट देन डेफिनेटली आप कमेंट में जरूर यस लिखिएगा और इस वीडियो को आप डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि आप सब बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आऊं। ये पूरे के पूरे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देखो पूरा का पूरा मॉड्यूल मैं आपको लिख के दे दूंगा, इसके अंदर कोई चिंता नहीं है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर भी करिए ताकि बहुत जल्दी हमारा चैनल ही ग्रो करे। आप सबका चैनल है और आई वेलकम यू जब भी आप सीएमए बनते हैं। और अगर आप कोई भी ऐसी चीज है जो आप हमारे चैनल पे प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कि मान लीजिए सर मैं क्लासेस देना चाहता हूँ या मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे मैं टेक्स्ट पढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कोई भी अगर ऐसा काम करना चाहते हैं तो वी आर मोस्ट वेलकम इन आवर टीम राइट नाउ, ठीक है। हम अभी आप सभी का बहुत वेलकम कर रहे हैं and definitely stay connected. Thank you very much. Have a great day, great session with you all guys.